Hello, good evening, student. So this will be your fourth test of the follow-up series. आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका जो फिफ्थ क्लास रहेगी, वो मतलब फिफ्थ टेस्ट की जो क्लास रहेगी वो कल या परसों दोबारा से कर लेंगे, है ना। तो ये आपको वीडियो मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस विल बी योर फोर्थ टेस्ट ऑफ द फॉलोअप सीरीज। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अबाउट योर पार्लियामेंट्री कमेटीज। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में देख लेते हैं। 22 है, यस। 15 फ्रॉम लोकसभा, 7 फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है। एस्टिमेट कमेटी में आपके 30 मेंबर होते हैं। 30 के 30 आपके कहाँ से होंगे? आपके लोकसभा से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हैज मेंबर्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लोकसभा। ये गलत है, क्योंकि हम पढ़े हैं कि सिर्फ एस्टिमेट कमेटी है जिसके एक्सक्लूसिवली मेंबर कहाँ से होंगे? लोकसभा से। Ad hoc committees are appointed for a specific purpose and cease to exist once their task is complete. Obviously, तभी तो इनका नाम ad hoc है, नहीं तो परमानेंट ही ना रख देते। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा ओनली 3C। ठीक है, ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, मैंने तुम्हें एक सेकंड में बता दिया। इसको रेफर कर सकते हो बाद में। फिर आपकी आ जाएगी ड्राफ्टिंग कमेटी और ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं, इनको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। एनी हाउ कोई भी क्वेश्चन आए उनको आप एक सेकंड के लिए मिस कर सकते हो, लेकिन अगर इस टाइप से मैचिंग वाले आ रहे हैं, हमें किसी भी हालत में उसको मिस नहीं करना है। एक सेकंड एक बार। ठीक है, अब सीधा सीधा यूनियन पावर कमेटी, जहां पे भी आपका यूनियन लग जाएगा तो किससे रिलेटेड होंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू से। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड आपकी स्टेट पावर कमेटी, वो भी उनके पास थी। ड्राफ्टिंग का इजी है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो हम ये कर लेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। फिर भी वो सब कमेटीज के बारे में वो थोड़ा सा डीप जाने लग गए हैं, तो सब कमेटीज का थोड़ा सा तो मैं ट्रिक बता देता हूँ बस। जब फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटीज के बारे में बात आए, तो फंडामेंटल राइट्स इट्स काइंड ऑफ कृपा। फंडामेंटल राइट एक इंडिविजुअल के लिए कृपा का काम करता है, तो कृपा JB कृपलानी। और ऐसे ही आपका अगर माइनॉरिटीज की बात आए, तो माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन कौन करता है? तुम्हारा हाई कोर्ट, तो HC मुखर्जी। इस टाइप से तुम्हें दो फंडामेंटल जो की ऑब्जेक्टिव है वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए। बहुत इजी है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, हैबियस कॉर्पस देख लेते हैं क्या है। टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। यस, अनलॉफुली, अगर लॉफुली होता तब नहीं है। मैंडामस कमांड देना, टू कमांड ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ए ड्यूटी ही हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। यस। सर्शियोरी, टू कैच द ऑर्डर एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। ठीक है। क्यो वारंटो, टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड। तो आपके चारों इसमें ठीक है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स द ऑफिशियल लैंग्वेज? 8th शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल भी रटने हैं 1 से 12 तक, अगर नहीं रटे हुए तो रट लो उसको। शेड्यूल पार्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फंडामेंटल राइट, DPSP, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये पता होने चाहिए सारे आर्टिकल। अगर नहीं है तो अमित सर की जो क्लास है आर्टिकल्स वाली, एक बार उसको देख लेना, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, साथ साथ में रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 368, ए बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस। ठीक है, बाय ए मिनिस्टर और ए प्राइवेट मेंबर। यस, एंड डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है आपकी, प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है हमें। दूसरी देख लेते हैं। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ। स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। For amendment of a certain provisions like election of the president or extent of the executive power of the bill also require the ratification by legislature of not less than half. Yes, half का आपको चाहिए भी। ठीक है। If there is a disagreement between the two houses and amendment will the president का नहीं, प्रेसिडेंट कभी भी सम्मन नहीं कर सकता है ज्वाइंट सीटिंग फॉर योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो आपका एक गलत हो जाएगा, 3 आपके ठीक हो जाएंगे।
कुछ एक की पॉइंट्स है जिन पे फोकस करेंगे, है ना, वो अगर तुम्हारे दिमाग में रह जाएगी तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारी सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ठीक है। द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमीशन डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एट द सेम एंड द ग्राउंड। ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इज ए मल्टी मेंबर बॉडी सिंस 1993 विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू इलेक्शन कमिश्नर हैविंग इक्वल पावर। यस, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इनके पास इक्वल पावर है। तो ये आपके चारों ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, अब की बार आ सकता है क्योंकि बहुत टाइम से न्यूज में भी है। अब बात कर लेते हैं प्रियम्बल्स की, कहां से हमने क्या लिया। लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की जहां बात आई फ्रांस से, जस्टिस की जहां बात आई रसिया से, तो पहला गलत। रिपब्लिक फ्रांस, ठीक है, जस्टिस रसिया से, अच्छा मतलब वो इस टाइप का मैचिंग है, तो ये तो बिल्कुल मिस ही नहीं करना है तुम्हें। ठीक है। और तुम्हारा दूसरा आ जाएगा क्या, आइडियल्स ऑफ प्रियम्बल, कहीं ना कहीं तुम्हारा डी का 3। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अंडर आर्टिकल 3। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन रिफाइन करता रहता है। ठीक है, कोई डिफाइंड नहीं है, बार बार कुछ कुछ ऐड करता रहता है इसमें, तो इवॉल्विंग प्रोसीजर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, इट इज नॉट ए परमानेंट। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर इन द इंदिरा गांधी नेहरू केस। अब इतना नहीं पता इंदिरा गांधी नेहरू केस में था, लेकिन यस हमें इतना पता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। तो जुडिशियल रिव्यू इज कंसीडर्ड ए बेसिक फीचर मीनिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बैक। ठीक है, टेक अवे अंडर द आर्टिकल टू एग्जामिन लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो तुम्हारा दोनों ठीक है। तो पहले को हम मिस कर देंगे, ये तो आसान क्वेश्चन होता है, पहला हटाओ पहला हटाओ पहला हटाओ, बी अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक है, नॉलेज होनी चाहिए इसकी, अगर इसकी भी नॉलेज नहीं है तो फिर फायदा ही नहीं है। अमेंडमेंट एक्ट पता होना चाहिए, एंटी डिफेक्शन, इमरजेंसी रिलेटेड और प्रियम्बल में जो ऐड की थी चीजें उससे रिलेटेड है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारा 86 के बारे में एक बार देख लेते हैं एजुकेशन से, ये एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट पर्सेस। ठीक है, 26 ऐसे याद रख लें, 26 वाली ट्रेन से प्रिंसेस भाग गए। ठीक है, ऐसे याद रख लें, 26 कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड होगा आपका, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस, क्योंकि जो प्रिंसेस थे वो जब शामिल हुए तो उनको ये बोला गया था कि भाई आप अगर इंडिया का पार्ट बनते हो तो कंटिन्यूसली आपको पेंशन वगैरह दी जाएगी, तो वो हटा दी थी हमने 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब बात कर लेते हैं मैचिंग के बारे में। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज डन बाय एन इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डन बाय द तुम्हारा इसके इलेक्शन कमीशन। अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल भी तुम्हारा इलेक्शन कमीशन। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसकी है तुम्हारी, डिसाइडिंग डिस्प्यूट बिटवीन द कहां पे रिकमेंडेशन डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और क्रिएटिंग रिकॉग्निशन। तो तुम्हारे इसमें आंसर हो जाएगा ये ए से 3। डिलिमिटेशन कमीशन एक अलग से बॉडी बनती है, उसी के बेसिस पे जो डिसीजन देती है। इलेक्शन कमीशन जो है आपका डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर टेरिटोरियल का आपका डिस्क्रिमिनेशन करता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन देती है आपको हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट को, जब एमपी और एमएलए के वो आपको डिस्क्वालीफाई करना हो। ठीक है, सिंबल वगैरह प्रोवाइड करती है। इलेक्शन कमीशन को तो अच्छे से रट के जाना है आपकी बार। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट, यहीं से गलत है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी। यस सेल्फ है, लेकिन कुछ के लिए हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, ये भी ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल अलाउइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट। तो पहला गलत आपका और दूसरा और तीसरा आपका ठीक है। तो राइट आंसर विल बी योर, क्या इसमें इनकरेक्ट पूछ रखा है, अच्छा अच्छा ये ऊपर है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 3 आपका राइट है। ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं कि किसने क्या लिखा है। डेमोक्रेसी ज्यादा फैक्चुअल है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमसे बुक्स का इतना पूछता भी नहीं है। पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर तो नहीं भी आए तो कुछ क्वेश्चन स्किप भी करने चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो वैसे तो सबने ही लिख रखी डेमोक्रेसी डिस्कशन, अतुल कोहली ने इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा। ये फिर भी पता हो सकता था, रामचंद्र गुहा ने लिखा है इंडिया आफ्टर गांधी। द आइडिया ऑफ इंडिया सुनील खिलानी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन एग्जामिनर हमेशा ऐसा डालेगा ही कि जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी ये कहाँ से आ गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल्स ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल मींस द नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन दी जाती है राज्यसभा के लिए, ठीक है। सिक्स शेड्यूल आपका AM PM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए, ये भी ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल में कुछ चीजें डाली जाती हैं जो आपको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर देती है, लेकिन आफ्टर द IR कोलियो केस आपका 1973 के बाद जितने भी आपके ऐड हुए हैं नाइन्थ शेड्यूल में वो भी अंडर जुडिशियल रिव्यू है, तो तीनों आप मतलब चारों के चारों आपके ठीक हो जाएंगे। 15 में बात कर लेते हैं। सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, पार्लियामेंट कैन confer powers to the state government to make laws on certain matters in the union list, ठीक है। इसको देख लेते हैं। द सेंटर कैन इशू डायरेक्शंस टू द स्टेट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मींस ऑफ कम्युनिकेशन, यस। ये डायरेक्शन आती है आपकी कौन से आर्टिकल के अंदर, 255 के अंदर, ठीक है। फिर आपकी आ जाएगी 255 या 256 है, ठीक है, एक बार देख लेना। द गवर्नर एक्ट्स एन एजेंट ऑफ द सेंटर व्हाइल एक्सरसाइजिंग सर्टेन डिस्क्रिप्शन पावर सच एज रिजर्विंग ए बिल, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल, यस। 263 एडवाइस अपॉन डिस्प्यूट व्हिच मे हैव अराइजन बिटवीन द स्टेट्स, तो इसका राइट आंसर होगा आपका C, ओनली 3, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट है आपका पहला, क्योंकि पार्लियामेंट कन्फर नहीं कर सकता पावर को, खासकर किस चीज की पावर को, लेजिस्लेटिव पावर को। हाँ, एग्जीक्यूटिव पावर आपको दी जा सकती है स्टेट को, लेकिन लेजिस्लेटिव पावर स्टेट का, क्योंकि हमने कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ा ही नहीं है कि भाई स्टेट के पास आपको किस टाइप की पावर है, लेजिस्लेटिव पावर फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो बाकी के आपके तीनों ठीक हो जाएंगे। लकड़ावाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी अलग कमेटी, हम ऑलरेडी इकोनॉमी की मैराथन क्लास में इसको ढंग से पढ़ चुके हैं। सबसे पहले आपकी आ जाएगी वो लकड़ावाले कमेटी, फिर आपकी आ जाएगी दांडेकर एंड रथ कमेटी, दांडेकर रथ कमेटी के बाद अलग कमेटी आ जाएगी, फिर आपकी रंगाराजन कमेटी आ जाएगी, फिर आपकी तेंदुलकर कमेटी 2012, 2005, 1979 समथिंग, फिर आपकी लकड़ावाला कमेटी है 1971 समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना। अलग अलग मतलब अलग कर दिया, किस चीज को अलग कर दिया, कैलोरी को, ठीक है। तो आपका आंसर बी। एजर्सन के बारे में चले जाते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू ए फिक्स्ड इनपुट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट विल इवेंचुअली डिक्लाइन, यस। इसका सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि कोई भी चीज अगर आप ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो तो उसकी जो इफेक्टिविटी है वो आपकी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। सपोज करो कि आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तो आपने कुछ खाया, तो स्टार्टिंग वाली यूनिट आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी, आपको अच्छा लगेगा कि चल भूख लगी थी अच्छा खाना, लेकिन वो सेम खाना आप कंटिन्यूअसली खाते रहोगे तो इतना इम्पैक्ट आप पे आएगा नहीं, वही है, ठीक है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन द शॉर्ट रन वेयर एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज फिक्स्ड लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन द, तो आपका दोनों ठीक है और करेक्ट इसकी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लॉन्ग फैक्टर में ये नहीं जाता। लॉन्ग फैक्टर में आपकी बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग डिमांड में। फिर आपकी आ जाएगी कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर है तो कॉमर्शियल काम कौन करता है, कॉर्पोरेट। ट्रेजरी बिल्स है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी। डिबेंचर्स आपके बॉन्ड्स, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके होंगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, डी, ऑल फोर। मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीजें हैं। कॉमर्शियल पेपर तुम्हारा कॉर्पोरेट्स यूज कर सकता है, ट्रेजरी बिल तुम्हारे गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स रहते हैं जो तुम्हारे इशू कौन करता है, आरबीआई। डिबेंचर्स तुम्हारा बॉन्ड का काम करता है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स तुम्हारे डेरिवेटिव्स होते हैं जो वैल्यू कहाँ से उठाते हैं, किसी दूसरे एसेट से, जैसे गोल्ड से या आपके व्हीट से, राइस से, इस टाइप से। एक्सप्लेनेशन दे ही रखी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट एक्सचेंज रेट रिजिम एंड देयर इम्प्लीकेशन। अंडर ए प्योरली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजिम
द सेंट्रल बैंक हैज नो रोल इन मेंटेनिंग द करेंसी वैल्यू, नहीं प्योरली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। आरबीआई इसको बार बार फिक्स करेगा, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ही मैनेज करेगा कि आपका एक्सचेंज रेट है वो कितना ऊपर नीचे जाना चाहिए। ए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ये फ्री होता है, ये मार्केट ड्रिवन रहता है आपका, ठीक है। मैनेज्ड में क्या रहेगा, मोस्टली मार्केट रहेगा ड्रिवन, मतलब मार्केट ही आपके एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेगी कि आपका रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कितनी है। लेकिन साथ साथ में आपका फिर आरबीआई भी आ जाएगा, जब आरबीआई को लगेगा कि रुपए की वैल्यू ज्यादा इवेल्युएट या डिवेल्युएट हो रही है, उस केस में आपका आ जाएगा आरबीआई। तो मैनेज फ्लोट का यही मतलब है कि इसमें दोनों का मिक्स रहेगा। Countries with fixed exchange rates typically have greater monetary policy independence compared to those with floating rates. Yes, obviously, क्योंकि इसके पास फिक्स है आरबीआई के, मतलब सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पावर है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को ज्यादा वो कर सकता है, ठीक है। तो स्टेट आपकी पहली इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट आपकी 4 इनकरेक्ट है। क्यों? द इम्पॉसिबल ट्राइनिटी और ए ट्राइलेमा इन इंटरनेशनल स्टेट्स दैट ए कंट्री कैन नॉट साइमल्टेनियसली हैव ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्री कैपिटल मोबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रीज विद फिक्स्ड एक्सचेंज टिपिकली सैक्रिफाइस मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंस टू मेंटेन द पैक। अच्छा हाँ ठीक है, इसमें क्या है कि आपका ऑलरेडी किसी के साथ आपने पैक कर रखा है अपनी मनी को, जैसे डॉलर के साथ या अपने गोल्ड के साथ या अपने यूरो के साथ या पौंड के साथ, जब आप पैक करते हो अपनी, तो उसके पास आपकी इकोनॉमी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी जो आपकी पैक्ड मनी है। तो कहीं ना कहीं रोल किसका कम हो जाता है, आपका आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का रोल कम हो जाता है। ओरिजिनल फिलिप कर्व बताती है स्टेबल इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये फिलिप कर्व आपकी क्या बताती है, जितना इन्फ्लेशन होगा उतना आपका अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, यूजुअली ये बताती है। इन द लॉन्ग रन द फिलिप कर्व बिकम्स वर्टिकल एट द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द अपडेटेड एक्सपेक्टेशन एंड द एब्सेंस ऑफ ए लॉन्ग रन ट्रेड ऑफ बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये भी ठीक है, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका जो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेंटेन रहेगा, वो कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर दोनों आपकी अलग अलग ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी वो है। ग्रीन जीडीपी जो जीडीपी में से आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन घटा दे, रियल जीडीपी का जो आपका एक बेसिक प्राइस पे माइनस इन्फ्लेशन करके आपका बताया जाए, नॉमिनल जीडीपी का जिसमें इन्फ्लेशन आपके ऐड हो ऑलरेडी। जीडीपी डिफ्लेटर रियल जीडीपी जब हमें पता लगाना हो और इन्फ्लेशन का पता लगाना हो तब हम इसका यूज करते हैं। इसमें आपका आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है, आंसर तुम यहाँ से देख लेना, तो आंसर आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करने हैं इस टाइप के, इसमें से, क्योंकि एक भी आपके पास पता लग गया तब भी आपका काम चल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द डायनेमिक्स ऑफ ए फूड चेन एंड इकोलॉजिकल, ठीक है। फूड चेन के बारे में बात कर ले। फूड चेन का मतलब कि यहाँ पे आपका प्रोड्यूसर होगा, यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स होंगे, कंज्यूमर्स भी कई टाइप के होते हैं, आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आपके टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। इस टाइप से आपके 3 फूड चेन बनती है। फिर आपके आ जाते हैं इकोलॉजिकल पैरामिड, न्यूट्रिशन के बेसिस पे आपके इकोलॉजिकल पैरामिड, ठीक है। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ ए बायोमास इज जनरली अपराइट, whereas in a pond ecosystem the pyramid of biomass is often inverted। इसका ये मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड, ग्रास लैंड और ये सब, वहां पे आपका जो बायोमास है, बायोमास का जनरली अपराइट रहता है, मतलब ये बताना चाह रहे इस टाइप से आपका रहेगा। क्यों रहेगा यहाँ पे जब बायोमास आप देखोगे तो यहाँ पे मान लो छोटी छोटी घास है, ठीक है। तो बहुत सारी छोटी घास मिल गई आपका, जब उनका वेट मापा जाता है, बायोमास मापा जाता है, वो कम हो मतलब ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे आपके कुछ एक प्लांट्स रह जाएंगे और लास्ट में आपका ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में इसका बायोमास बहुत कम होगा, इसको बोलते हैं अपराइट पिरामिड। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं डाउनवर्ड पिरामिड की, खासकर ये पोंड वाली सिचुएशन में बनेगा आपका, जहां पे आपका क्या रहेगा, ऊपर तो आपके छोटे छोटे प्लैंकटॉन्स रहेंगे जिनका मास कम होगा, उसके नीचे और थोड़े से आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े होंगे और यहाँ पे बड़ी फिश हो जाएगी जैसे वेल टाइप,
ठीक है, तो यहाँ पे इसका बायोमास इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसको बोलते हैं पैरामिड ऑफ बायोमास। 10% रूल यही मतलब है कि जैसे ही आप एक पिरामिड से दूसरे पिरामिड पे जाते हो तो आपका सिर्फ 10% ही एनर्जी जाती है आगे। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन। नहीं, बायोमैग्निफिकेशन का ही मतलब क्या है कि इंक्रीज होना, ना कि डिक्रीज होना। तो ये है तुम्हारा बायोमैग्निफिकेशन। इसमें आंसर आ जाएगा ए, और तीसरा आपका गलत है। बस एक को पकड़ लो जिसके बारे में ढंग से नॉलेज है, जिसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया है, उसको एग्जैक्ट आइडिया को पकड़ कर अगर चलोगे तो काम हो जाएगा आसान। अगर सारी चीजों को ऑब्जर्व करने की, सारी चीजों को आंसर पे आने की सोचोगे तो काम हो जाएगा मुश्किल। तो एक भी पॉइंट जो ढंग से पढ़ा हुआ है, जिसके बारे में एग्जैक्ट आइडिया, बस उसको पढ़ लो, बाकी का काम इजी हो जाएगा। फिर आपकी आ जाएगी इन्वायरमेंटल कजनेट्स करो हाइपोथेसिस क्या है। ठीक है, अभी जस्ट क्या करती है, द इन्वायरमेंट की कजनेट करो। वैसे तो ये उसमें भी आती है आपकी इकोनॉमी में भी, लेकिन इन्वायरमेंट भी स्पेसिफिक है। ये क्या करती है, एन इन्वर्टेड यू शेप्ड रिलेशनशिप, इन्वर्टेड यू शेप्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी इकोनॉमी है उसको ग्रो करोगे तो उसका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कितना होगा, तो उसके इम्पैक्ट को बताने के लिए हमारा कौन सा आता है, तुम्हारा कजनेट करो, खासकर इन्वायरमेंट कजनेट करो। ठीक है, तो ये आपका ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा भी आपका ठीक है। तो तीसरा इन्होंने क्या पूछ रखा था, द टर्निंग पॉइंट इन द एज इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू द शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल टू सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। यस, क्योंकि जब हम सर्विस बेस्ड पे जाते हैं तो आपका ऑब्वियसली पोल्यूशन जो है कम होना स्टार्ट हो जाता है। इंपेरिकल एविडेंस कंसिस्टेंट सपोर्ट अक्रॉस ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड जियोग्राफिकल रीजन। तो आपका सी है ओनली 3, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो हाइपोथेसिस आपकी हमेशा ठीक ही हो। कर्व आर डिबेटेड एंड डिपेंड हैवीली ऑन द स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स, तो सब जगह लागू नहीं होगी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब है जब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आप रॉ मटेरियल का यूज करते हो, उन रॉ मटेरियल पे टैक्सेस आपके ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू जब आप उस प्राइस को बनाते हो, उसका प्राइस आप देखोगे तो आपके जो रॉ मटेरियल आपने लगाए हैं उन उसका प्राइस ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि जो आपके रॉ मटेरियल है उन पे ही आपने इतनी ड्यूटी लग गई है कि आपकी उसकी कॉस्ट हो गई है बहुत बड़ी, और वहीं जब आप मैन्युफैक्चर करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो उसका प्राइस इसके कंपैरिजन में बहुत कम रहता है, इसलिए उसकी बोलते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द फिनिश्ड गुड इज लोअर। अभी मैंने बताया इंपोर्ट ड्यूटी मतलब हाँ फिनिश्ड गुड पे लोअर होगी देन द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल्स पे आपकी ज्यादा रहेगी। तो ये आपका ठीक है। एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एज ए कैटलिस्ट फॉर द मेक इन इंडिया। भाई कैटलिस्ट का काम थोड़ी करेगा, डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि मेक इन इंडिया मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ज्यादा वो करें। ठीक है, लेकिन ये इंडिया स्पेसिफिक में फायदा कर सकता है, क्योंकि जब हम बाहर की चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो उसको कमी करेंगे और यहाँ की चीजों को हम ज्यादा बढ़ाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हैज लार्जली न्यूट्रलाइज द डिसएडवांटेज ऑफ। नहीं, ऐसा कुछ उसने डिसएडवांटेज नहीं किया, अभी भी कंटिन्यूसली, क्योंकि जीएसटी जब लगती है तो और ज्यादा आपका टैक्सेस बढ़ जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बस 1। रीजन मैंने बता दिया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का क्या प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन इक्विवेलेंस थ्योरी, गवर्नमेंट चॉइस बिटवीन फाइनेंसिंग एक्सपेंडिचर बाय इश्यूइंग डेब्ट और रेजिंग टैक्सेस इररिलेवेंट टू द एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, दूसरा रीजन क्या बता रहे हैं, रैशनल कंज्यूमर्स एंटिसिपेटिंग फ्यूचर टैक्स इंक्रीजेस टू रिप्रे करंट गवर्नमेंट डिबेट विल सेव मोर टुडे ऑफ सेटिंग द स्टिमुलस। अब इसमें देख लेते हैं क्या चीज है ये। इकोनॉमी की टर्म है, इकोनॉमी की एक थ्योरम है आपकी, तो दोनों आपके ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रिकार्डिन इक्विवेलेंस थ्योरम क्या बोलती है कि अंडर सर्टेन स्ट्रॉन्ग एजम्पशन, लाइक आपको लग रहा है कि भाई आगे वाले जो कंज्यूमर्स है ना, आने वाले कंज्यूमर्स ज्यादा आपका इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे, ये सब चीजें करेंगे, तो वो ये बताता है कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगी उस टाइम पे। सो द कंज्यूमर्स विल परसीव गवर्नमेंट डेब्ट एज मियरली डेफर्ड टैक्सेशन।
ठीक है, defer taxes, therefore they will save any tax cut or bond issued, proceed to pay for future tax liability, rendering the method of financing government spending neutral to agreement। कि जैसे ही आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी, वैसे ही आपकी जो न्यूट्रल एग्रीगेट डिमांड है उसको न्यूट्रल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट्स इन इंडिया वर इनिशियली डिजाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन एंड श्योर। ठीक है, स्टार्टिंग में तो मार्केट कमेटी का यही काम था, लेकिन ओवर टाइम क्या हो रहा है, एपीएमसी मार्केट्स हैव ऑफन बिकम रेस्ट्रिक्टिव क्रिएटिंग बैरियर्स टू द पैन इंडिया ट्रेड एंड फार्मर्स चॉइस ऑफ फार्मर। ये भी ठीक है, तो आपका भी ठीक है, क्योंकि आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन अलग अलग देखेंगे तो दोनों ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो एपीएमसी की प्रॉब्लम है वो यही है कि वो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। परचेजिंग पावर पैरिटी कुछ नहीं है, परचेजिंग पावर पैरिटी सिंपल सा कंसेप्ट है। ये मान लो कि एक बास्केट ऑफ गुड्स है, बास्केट ऑफ गुड्स में तुमने बर्गर रख लिया, बास्केट ऑफ गुड्स में तुमने पेप्सी की कैन रख ली, बास्केट ऑफ गुड्स में तुमने और कुछ चीज कर रख ली। उसमें फिर हम देखेंगे कि इंडिया में ये सारी चीजें कितने रुपए में आती है और इन्हीं की कॉस्ट जो आपकी यूएस में है वो कितने डॉलर की कॉस्ट है। जब हम उन दोनों को आपस में मेजर करते हैं तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी निकल के आती है। तो परचेजिंग, ठीक है, तो परचेजिंग पैरिटी थ्योरी सजेस्ट दैट एक्सचेंज रेट एडजस्ट टू इक्वलाइज द प्राइस ऑफ ए बास्केट ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, कर ही चुके हैं हम ये। It states that the difference in the interest rate between the two countries is equal to the differential between the forward and spot exchange rate। ठीक है, तो balance of payment approach emphasizes that exchange rates are determined by the demand for and supply of a currency arising from international transaction। Monetary approach to exchange rates highlights the role of relative money supplies and growth rate in the। तो आपके चारों के चारों ये ठीक है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन बता दिए कि क्या एक्सप्लेनेशन है, उसको मैच करके अगर इस पे आओगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन सारी चीजों की इसमें दे ही रखी है। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस इजी है, पता होना चाहिए। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, और ये कंपनी है, इसी कंपनी ने ये बनाया है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम का मतलब है कि एक दुकानदार बहुत सारी जगह से कुछ भी ले सकता है अपने पेटीएम नंबर पे, या जो भी उसका बार कोड होता है, इसको बोलते हैं भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो आंसर इसका ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकली रिकॉर्ड इन द करंट अकाउंट। दो टाइप के अकाउंट बनते हैं आपके, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जब भी हम अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं इन कंपैरिजन टू अदर नेशन, तो हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट बनाते हैं, जिसमें तुम्हारा रहेगा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो अब देख लेते हैं, तो करंट की बात कर रहे हैं, करंट का अकाउंट मोस्टली आपका 1 साल से कम। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होगी क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा। रेमिटेंस फ्रॉम नो रेजिडेंट वर्कर्स, यस ये होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी क्योंकि 1 से ज्यादा, तो पहले को तो यही हटा देंगे। तो तुम्हारा दूसरा और चौथा, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन फॉरेन लोन्स, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट भी आपको क्या मिलती है, मंथली या क्वार्टरली। फाइव ईयर के बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका हेमोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल, यस इस पे बेस था आपका। सेकंड 5 ईयर प्लान आपका माइलोनोविस, और फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका गडविल फॉर्मूला फॉर स्टेट असिस्टेंस। तो आपका कौन सा ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो आपका गडगिल फॉर्मूला आया था वो कहीं ना कहीं शायद तीसरे आपके उसमें आया था। ठीक है, while the Gudgill formula for distribution of central assistance was adopted during the fourth 5 year plan and was significant for state climate, it is a formula for resources। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा था ये, करेक्टली मैच्ड, ठीक तो है, इसमें क्या दिक्कत है। फर्स्ट में, सेकंड में, फोर्थ 5 ईयर गडगिल फॉर्मूला फॉर स्टेट असिस्टेंस। While the Gudgill formula for distribution of central assistance to states was adopted during the program and was significant, it is a formula for resource allocation। अच्छा, रिसोर्स एलोकेशन के लिए है, ना कि वो आपकी प्लानिंग के लिए था। ठीक है,
तो इसमें बात कर रही थी कि प्लानिंग के लिए, लेकिन वो किस चीज के लिए था, तुम्हारा रिसोर्स एलोकेशन। बस याद रख लाला, लेकिन कहीं ना कहीं गडगिल फॉर्मूला आपका 5 ईयर प्लान के साथ ही एसोसिएटेड है। फिर आपका आ जाएगा नाथुला सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नाथुला आपका सिक्किम में, ठीक है। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है। करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डी। तीनों आपके ठीक है, पासिस भी एक बार देख लेना। ब्लैक सोइल रेगुलर सोइल के बारे में बात कर लेते हैं। वेदरिंग ऑफ बेसिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है, उसी से बनती है। इट इज हाई क्ले कंटेंट मेकिंग इट हाईली मॉइस्चर रिटेंटिव, ठीक है। तभी इसको सेल्फ फ्लोइंग बोलते हैं, क्योंकि जैसे पानी आता है इसमें तो ये पानी फूल जाती है, और जैसे पानी होता है सिकुड़ जाती है, इसको सेल्फ फ्लोइंग। तो तीनों इसमें ठीक हो जाएंगे आपके। आंसर सी। अच्छा, फोर्थ भी है क्या। इट इज रिच इन फॉस्फरस नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। ऑलरेडी मैं तुम्हें पुराने टेस्ट में ही बता चुका हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल्स जो है दे लैक्स इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो यहां से तुम वैसे भी इसको गलत कर सकते थे। फिर आपका आ जाता 33। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स। आसान क्वेश्चन है, इसमें भी गलत करोगे तो फिर करोगे ही। इसके बारे में हम डिस्कस करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये देख लेते हैं। स्टील एंड इंडस्ट्री आपकी कहाँ कहाँ पे, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, सालेम, कुछ ऐसा नाम सुना है कभी, सालेम हरियाणा में, ठीक है। जमशेदपुर आपका झारखंड में, ठीक है। तो तीनों इसमें ठीक होंगे, एक आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सालेम आपका कहीं ना कहीं तमिलनाडु में है शायद, ठीक है। ये रहा सालेम तमिलनाडु। रेगुर सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल किसके लिए फेमस है, कॉटन के लिए। इंडियन इरिगेशन सिस्टम के क्या चैलेंजेस है, ठीक है। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। स्कीम के बारे में एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एम्स टू अचीव पर ड्रॉप मोर क्रॉप बाय प्रमोटिंग, ये भी ठीक है, ठीक है। तो आंसर सी 3। गलत कौन सा है इसमें, कंजक्टिव यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट, नहीं, हमें तो मतलब कम ग्राउंड वाटर का यूज करना है, ठीक है। ये क्या है, सेकंड 3। गलत कौन सा इसमें, ड्रिप इरिगेशन वाई हाईली इफेक्टिव अनसूटेबल फॉर स्पेस्ड क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी, नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। तो तुम्हारा सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड डैम कहाँ है, महानदी पे। टहरी डैम आपका कौन सी नदी पे है, उत्तराखंड में। मार्ग उस पे भागीरथी पे, ठीक है। फिर आपका नागार्जुन सागर डैम है आपका नीचे कृष्णा रिवर पे, और सरदार सरोवर डैम आपका नर्मदा पे। तो भागीरथी, महानदी, कृष्णा और आपका नर्मदा, बस। ठीक है, फॉलोइंग रीजन को देख लेते हैं। इंडो बर्मा रीजन, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका एंड थार। इनमें से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से है, हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है 3 4, कितने हैं, 3 ही है। ईस्टर्न, वेस्टर्न और आपका चार चार हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो ये भी है, ईस्टर्न हिमालयस भी है, वेस्टर्न घाट्स भी हैं, ये नहीं है। क्योंकि थार डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी आपकी कैसे होगी, तो यहीं से कॉमन सेंस लगा लेना था। इंडियन एग्रीकल्चर फॉलोइंग इज प्राइमरी कल्टीवेटेड एज रबी क्रॉप्स। तो राइस को हटाओ, कॉटन को हटाओ, मेज मक्का भी आपका मोस्टली खरीफ की सीजन की क्रॉप है। तो वीट आपका आसान क्वेश्चन। पेनिनसुलर रिवर्स में आपका कौन सा आ जाएगा, अच्छा ईस्ट वेस्ट, विच हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट में कौन सी जाएगी आपकी, नर्मदा को काट दो, और आपकी बाकी तो तीनों जाएंगी, महानदी भी जाएगी, गोदावरी भी जाएगी, कावेरी भी जाएगी, आपकी तापी, नर्मदा, और आपकी जो राजस्थान वाली है वो नहीं जाती है, ठीक है। कुछ एक रीजन से आपकी नहीं जाती। करेक्टली मैच देख लें, मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट है आपकी नीचे की साइड में। तो ये किसको कनेक्ट करेगी, इंडियन ओशियन ना, अंडमान सी और साउथ चाइना सी को, ठीक है। नीचे की साइड है आपकी इंडिया की बिल्कुल, जब आप नीचे जाओगे तो अंडमान सी और साउथ चाइना सी को डिफरेंशिएट करती है मलक्का स्ट्रेट।
स्ट्रेट का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट क्या है? न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट और आर स्टार इज द रियल इंटरेस्ट रेट दैट नाइदर स्टिमुलेट्स नॉर कॉन्ट्रैक्ट्स द इकोनॉमी। कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिससे ना तो जो कंज्यूमर है वो लोन लेते हुए घबराए, ना ऐसा है कि जिससे गवर्नमेंट को कोई ज्यादा नुकसान पहुंचे, तो वो है आपका न्यूट्रल इंटरेस्ट रेट। बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। एम्फेसिस द प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, ठीक है। बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट सोल। अब बुद्धिज्म तो इसको नहीं मानता है, जैनिज्म इसको कहीं ना कहीं मानता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ रीबर्थ और कर्म, ठीक है। अब इसमें भी बुद्धिज्म नहीं मानता है, जैनिज्म कहीं ना कहीं कर्मा को मानता है, ठीक है। आंसर सी, ओनली 3, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा ये गलत हो जाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट देख लेते हैं। इनकरेक्ट आपका हो जाएगा तीसरे वाला, कहाँ गया तीसरा? इनकरेक्ट, ठीक है। आत्मा में नहीं मानते हैं। बोथ ट्रेडिशन फॉर्मली बिलीव इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल कॉन्शियसनेस थ्रू ए साइकिल ऑफ रीबर्थ ड्रिवन बाय कर्म, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिज्म का कर्मा का कंसेप्ट है फॉर द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वो डिफरेंट है, जैनिज्म वाला डिफरेंट है, थोड़ा इसको याद रख लेना। नागर स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय कर्विलिनियर शिखरा। अब दोनों बारे में बात कर रहे हैं, नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल के, ठीक है। खजुराहो टेम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, कर्विलिनियर शिखरा है, ठीक है। कर्विलिनियर का मतलब ऐसे कर्व होते ऊपर जाते हैं। पिरामिडल, ये सीढ़ियों की तरह जाते हैं, सीढ़ियों की तरह, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। वे सारा स्टाइल इनका हाइब्रिड है, कंबाइनिंग ये। द अर्लीस्ट फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स इन इंडिया ऑफन सिंपल फ्लैट रूफ अमर्ज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रीसीडिंग द फुल डेवलपमेंट ऑफ दिस स्टाइल। चारों आपके क्वेश्चन ठीक है। फिर आ जाते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के ऊपर। बुद्धिस्ट संघ एस्टेब्लिश्ड बाय बुद्धा अलाउड बोथ monks and nuns भिक्षुस टू ज्वाइन विद स्पेसिफिक रूल्स आउटलाइंड इन विनय। विनय से रहना है, विनय, विनय का मतलब ये है कि विनय से रहना है। उपाली, उपाली ने इनको लिखा था। विनय पत्रिका का मतलब ये है कि भाई वो उसको रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं कि कैसे मोक्ष को रहना है वहां पे। जैन मोनास्टिक ऑर्डर पर्टिकुलरली द दिगंबर्स एम्फसाइज्ड कंप्लीट न्यूडिटी फॉर, यस, दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, जो कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं। Both Buddhist and Jain monastic traditions strictly prohibited their adherents from engaging। नहीं, हमें पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले ही जो रिलीजन है वो ज्यादा इन्वॉल्व है ट्रेड में। तो तुम्हारा एक खत्म हो जाता, बाकी के 3 तुम्हारे ठीक हो जाते। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसका है? डिटेलिंग समुद्रगुप्त मिलिट्री अचीवमेंट्स वर ओरिजिनली एंड अशोका पिलर, ऐसा कुछ है, देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि उसने फिर बाद में अपना लिखवाया था। अशोका पिलर वर्ड फ्रीक्वेंटली री इंस्क्राइब्ड बाय लेटर रूरल्स टू प्रोक्लेम देयर ओन इंक्लूजमेंट। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि बार बार जो अशोकन पिलर्स थे उन पे दोबारा अलग अलग जो रूरल आए उन्होंने अपना अलग अलग से वो करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बस अपना याद रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे से मिसिंग था कि जो इलाहाबाद पिलर था वो कहीं ना कहीं अशोका का ही पिलर था, जिसपे समुद्रगुप्त ने अपना दोबारा से रीइंस्क्रिप्शन कर दी। टेम्पल आर्किटेक्चर का एक और देख लेते हैं। सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वाज बिल्ट बाय पल्लवा किंग नरसिंहवर्मन II, ठीक है। विरूपाक्षा टेम्पल एट पटगल नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट स्कल्पचर्स एंड द्रविडियन स्टाइल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चालुक्य। हाँ, चालुक्य से स्टार्ट हो गया था कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर में, तो उसमें और चीजें ऐड करी गई थी। बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर एज एग्जांपल ऑफ ग्रांड चोला आर्किटेक्चर, क्योंकि जिसका विमान सबसे बड़ा है, तो इसमें तो दूसरे आपके तीनों। अच्छा, कैसे गलत है ये? बृहदेश्वर टेम्पल एट थंजावुर एन एग्जांपल ऑफ ग्रांड चोला आर्किटेक्चर दैट इज ए सिंगल मासिव पीस ऑफ ग्रेनाइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बार कुछ चीजें कनेक्ट करके इसमें बना रखा है। थंजावुर में राजा राजावन ने बनवाया था। इंडीड ए मार्बल भी तो है, लेकिन इसका ग्रांड भी बना। टावर इज नॉट ए सिंगल मासिव पीस ऑफ ग्रेनाइट, इट इज बिल्ट विद मल्टीपल टायर ऑफ स्टोन ब्लॉक। बहुत सारे स्टोन्स आपस में जोड़ जोड़ के बना रखे हैं,
मैं बता ही दिया था तुम्हें, ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। यस, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं बिनेवलेंट थे, इन्होंने इतना वो नहीं किया। लेकिन औरंगजेब, रीइम्पोजिशन ऑफ जजिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, कंटिन्यूड पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस बट फेस्ड प्रेशर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। इंट्रोड्यूस दीन ए लाई एंड अबोलिस्ट जजिया, तो आपका अकबर। रेस्ट्रिक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टेम्पल्स एंड ऑर्डर्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सम, ठीक है। तो ए आपका ठीक है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, तो जहांगीर ने भी कहीं ना कहीं अकबर की पॉलिसी को मेंटेन रखा। लेकिन फिर भी वहां पे बार बार जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे उनको बोल दिया जाता था कि इनको वो करो, ठीक है। शाहजहां, while not as overtly intolerant and gradually shifted towards a more orthodox system, he restricted the construction of new temples and ordered the destruction of some, तो वो शाहजहां। लेकिन वो मैचिंग वाला है, कहीं ना कहीं अगर आपके पास एक दो भी है तो आप मैनेज कर लोगे। नालंदा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी इन बिहार, ठीक है। महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लॉजिकल मेडिटेशन, ठीक है। तक्षशिला क्या है, एंशिएंट लर्निंग सेंटर इन गांधारा है, ठीक है। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। और काशी कहाँ है, आपकी वाराणसी में। तो कौन से स्टेटमेंट आपके, चारों स्टेटमेंट ठीक है। जब्ती सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाज लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन ए 10 ईयर है। तो दसाला सिस्टम को ही बंदोबस्त सिस्टम बोल देते, जब्ती सिस्टम भी बोल देते, ठीक है। दसाला सिस्टम वाज एन एक्सटेंशन ऑफ जब्ती सिस्टम वेयर एज द स्टेट शेयर ऑफ फिक्स्ड 1/3 ऑफ द एरिया प्रोड्यूस सिस्टम, ठीक है। कि ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसी का सिस्टम था। यस, बटाई और गल्ला बख्शी का मतलब प्रो काट के उसको अलग अलग बांट देते थे, उस पे बेसिस पे रेवेन्यू काउंट होता था। जागीरदारी सिस्टम, दो नॉट ए डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज क्रूशियल फॉर रेवेन्यू एज जागीरदार और, ठीक है। ये भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें चारों आपके ठीक है। तो जब्ती सिस्टम ऑल्सो नोन एज योर टोडरमल्स बंदोबस्त सिस्टम। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, तो ठीक है। लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इंडियन कांग्रेस बनी। लॉर्ड लिटन के टाइम पे आपका क्या हुआ, सेल्फ रिलोल्यूशन आया। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपका क्या आया था, सॉरी लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आपका ये हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपकी यूनिवर्सिटी, जिस टाइम पे आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लॉर्ड कर्जन। तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, सारे आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। तो सारे आपके मैथ्स है। इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। पाबना एग्रेरियन क्राइसिस, ठीक है। डेक्कन रॉयट्स, ठीक है। मापला रेबिलियन 1921 में, ठीक है। सारे ठीक ही है। तो आपका आंसर ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। देख लेना, आसान, कोई इसमें ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली आपके टीनेंट्स रेजिस्टेंस अगेन एनहांस रेनेंट्स एंड एविक्शन, तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा पाबना में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडिगो कमीशन, इंडिगो से रिलेट कर लेना। डेक्कन रॉयट्स, डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट बना। और मापला रेबिलियन क्या था, एग्रीरियन डिस्कनेक्ट था, जिसमें तुम्हारे जो मेनली जमींदार थे वो थे तुम्हारे हिंदू, और जो वो थे तुम्हारे मुस्लिम्स, ठीक है। केरला में हुआ था, हिंदू लैंडलॉर्ड थे और आपके जो पीजेंट्स थे वो थे आपके मुस्लिम्स। तो कहीं ना कहीं इसमें कैरेक्टर आपका आ जाता था फिर रिलीजियस कैरेक्टर। रोलेट एक्ट 1919 के बारे में बात कर लेते हैं। The act empowered the government to imprison any person without trial and conviction in a court of law, which was seen as a direct assault on civil liberties, ठीक है। रीजन एजर्सन क्या था इसका, द रोलेट एक्ट 1919 वाज ए पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट, हाँ बहुत सारी हमारा प्रॉब्लम था इनके साथ, तब भी उन्होंने पास कर दिया रोलेट एक्ट को, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट भी ठीक है और उसका रीजन भी वो ठीक है। क्रिप्स मिशन यस 1942 में आई थी, फेल्ड प्राइमरीली बिकॉज इट्स प्रोपोजल्स इंक्लूडेड प्रोविजंस फॉर द पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई प्रोपोजल्स नहीं था, बस एक प्रोपोजल ये था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी इसको डिबार मतलब नहीं माना
कि भाई कोई भी प्रोविंसेस अगर अलग होके अपना एक अलग से देश बनाना चाहे तो वो बना सकती है। ठीक है, तो बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स एल्बिट फॉर द डिफरेंट रीजंस। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा आपका ठीक हो जाएगा। तो आंसर है इसमें डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। महात्मा गांधी की फिलोसफी आसान है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हो। सबसे पहले कहां चलाया था सत्याग्रह? अफ्रीका से वैसे उनमें स्टार्ट हुआ था, रियल एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पे किया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स और रेजोल्यूशन इज करेक्टली एसोसिएटेड विद एन अर्ली सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल। नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ स्वराज की बात हुई थी, पूर्ण स्वराज की 1929 लाहौर सेशन में कहीं ना कहीं बात हुई थी। द सूरत स्प्लिट विच सो द डिवीजन ऑफ द आईएनसी इनटू द मोर प्रेसिडेंट बाय द रास बिहारी घोष। ठीक है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी प्रिसाइडेड बाय द, नहीं एओ ने प्रिसाइड थोड़ी किया था इसको, तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने प्रिसाइड किया था। द कॉल फॉर स्वदेशी मूवमेंट एंड बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स ऑफिशियली एंडोर्स प्रिसाइडेड फॉर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है उन्होंने? करेक्टली एसोसिएटेड। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी। बी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बाकी की आपकी गलत है। पूर्ण स्वराज 1929 में, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी 1885 में। स्वदेशी मूवमेंट गेनिंग मोमेंटम, द रेजोल्यूशन फॉर द स्वदेशी बायकॉट वाज फॉर्मली एडॉप्टेड एट द कलकत्ता सेशन 1906, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके? दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी आसान है, बस एक ट्रिक याद रख लेना, काक। काक का मतलब चंपारण, अहमदाबाद एंड आपकी खेड़ा। तो 1917-18, 1917-18-18 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबको पता ही है। जो इजी क्वेश्चन है ना उनको मैं इतना टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है। तो कहीं ना कहीं जो एक डीप क्वेश्चन हैं, जिसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो, जिसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, जिसका हल्का सा तुम्हें ट्रिक बताई जा सके, उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात कर लेते हैं और उनके सेफ्टी मेजर्स की। द अर्थिंग वायर प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द करंट इन केस ऑफ फॉल्ट प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, फ्यूज वायर इज टिपिकली कनेक्टेड इन ए पैरेलल ना, फ्यूज वायर हमेशा आपका कैसे कनेक्ट होता है? आपका रेजिस्टेंस में, पैरेलल में नहीं, आपका सीरीज में कनेक्ट होता है, ताकि जैसे ही आपकी लाइट आए एकदम से वो कट जाए। इन इंडिया द लाइव वायर इज यूजुअली कलर्ड रेड, द न्यूट्रल वायर इज ब्लैक एंड द अर्थ वायर इज ग्रीन। तो आपका बी आंसर ठीक है, पहला और आपका तीसरा। तो ये गलत हो जाएगा और तीसरा आपका ठीक है। तो आपका जो लाइव वायर रेड है ना, रेड खतरा, तो इसमें करंट है। जो न्यूट्रल वायर है वो आपका ब्लैक है, क्योंकि हम जब भी करंट का पास करते हैं ना, तो करंट को पास होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा जब एक तार में से आपका करंट जाएगा और एक में से वापस आएगा, ताकि वो सर्किट बन जाए। इसलिए हमें साथ में रेड के साथ में ब्लैक भी लेके चलनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, और साथ में एक तीसरी वायर होती है जिसको बोलते हैं अर्थ वायर ग्रीन। मान लो एकदम से कुछ ज्यादा लाइट वाइट इस टाइप से हो जाती है, तो उसका कनेक्शन सीधा जमीन में डाल देते हैं ताकि वो नीचे चली जाए। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस की चीज है ना, उसको कॉमन सेंस से ही सीखा करो। हर चीज साइंस के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस का यूज करो। हम घर में भी तो देखते हैं ना ये चीजें। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम ए स्कर्वी, विटामिन सी की कमी, पोर वोन सीलिंग है, फ्रेजाइल, ठीक है। विटामिन सी इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दोनों ठीक है तुम्हारे। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और ये भी है। विटामिन B1 तुम्हारा बेरी बेरी। विटामिन B3 तुम्हारा क्या है? विटामिन B3 है एक सेकंड, विटामिन B3, तो विटामिन B3 है आपका एक तो है फोलिक एसिड,
ठीक है, तो फोलिक एसिड आपको क्या कम करेगा, हेयर लॉस और स्किन इन्फ्लेशन को। विटामिन बी 3 का आपका कहीं ना कहीं डिमेंशिया से रिलेटेड है, बी 1 बेरी बेरी से रिलेटेड है, तो अगर बी 1 ए को हम मैच कर देंगे 2 के साथ, तो बस आंसर हमारा ये आ ही गया अपने आप। ठीक है, फिर भी एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बी 1 क्या है आपका, थाइमाइन, तो बेरी बेरी कोज करता है, नर्वस और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को खराब कर देता है। विटामिन बी 3 आपका क्या है, नाइसिन, एक नाइसिन विटामिन है उसमें, पेलाग्रा 3D क्रिएट करता है कौन, आपका नाइसिन। तो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस का मतलब स्किन की बीमारी, डायरिया और आपका डिमेंशिया। आपका सी विटामिन बी 7 क्या आपका, बायोटीन, बायोटीन जो बालों वालों के लिए, हेयर लॉस के लिए, स्किन इन्फ्लेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। बी 9 क्या आपका, फोलिक एसिड, तो बी 9 फोलिक 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 फोलिक, बी 9 फोलिक, इस टाइप से याद रखना है। बी 9 आपका फोलिक, बी 7 आपका बायोटीन, बी 7 चाहिए बायोटीन बालों के लिए, बी 7। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड आपका, सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम एसिटेट। करेक्टली मैच बताओ इनमें से कौन सी है, सी ओनली 3 है, क्यों, क्योंकि आपका जो न्यूट्रल सोल्ट है आपका पोटासियम नाइट्रेट नहीं हो सकता, तो आंसर इसका 3 गलत हो जाएगा। कहाँ गया, अच्छा 3 ठीक है, गलत कौन सा है, फोर्थ वाला। ठीक है, तो सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट आपका क्या है, CHCON इज फॉर्मेड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रोक बेस, NaOH। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। Which scientific instrument is used for measuring the intensity of light, often employed in photography, cinematography and environmental studies? ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं कौन है। तो आपका बैरोमीटर नहीं, एनोरोमीटर प्रेशर को नापता है, बैरोमीटर भी प्रेशर को मापता है, हाइग्रोमीटर कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी को नापता है शायद उसको, तो तुम्हारा बच गया लक्स मीटर। ठीक है, तो लक्स मापता है आपका, हाँ लाइट, तो ऐसे याद रख लेना, लाइट मीटर, लक्स मीटर, लाइट मीटर, लक्स लाइट। जब आप लक्स से नहाते हो तो आपकी स्किन लाइट करने लग जाती है, लक्स, तो इस टाइप से यूज कर लेना। Certain antibodies can interfere with the production of vitamin K by gut bacteria, potentially leading to its deficiency. Which of the following statement is are correct? इसमें क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है, तो विटामिन के का देख लेना, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्लड क्लोटिंग, जिससे तो हमारा फाइब्रिन बनता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। कुछ क्राइटेरिया है, यस 0.5% या 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट जो एंडेमिक है उसको सपोर्ट करता हो एरिया। दे मस्ट हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ देयर प्राइमरी वेजिटेशन, यस। दे आर टिपिकली लार्ज कंटिग्यूअस एरियाज कवरिंग एंटायर कॉन्टिनेंट। जरूरी नहीं है एंटायर कॉन्टिनेंट कवर करते हो, छोटे मोटे रीजन्स में भी हो सकता है, जैसे हमारा वेस्ट कोस्ट है या तुम्हारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दे आर प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंडेंजर्ड, हाँ ये ठीक है। तो इसमें देख लेना थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 3 को काटेंगे तो हम कहीं ना कहीं तुम्हारा आंसर बी आ जाएगा। तो आंसर तुम्हारा कौन सा गलत है तुम्हारा, ठीक है। वाइल एंडेंजर्ड मेगाफोना में बी प्रेजेंट, द प्राइमरी criteria for identifying hotspots are planet endangerment and habitat loss, not solely the presence of megafauna। तो कहीं ना कहीं ये भी प्राइमरीली की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली, लेकिन ऊपर हम पढ़ के ही आए हैं, तो ये 1 और 4 स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे के साथ अपोजिट में है, तो आपका आंसर बी। रिवर केन, रेन की चंबल सिंध बेतवा कैन, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। यस, बार बार हम सुनते तो आ रहे हैं कि जो अभी हमारा जो रिवर बेतवा केन लिंकेज कनेक्शन है उसकी वजह से कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारी, पन्ना टाइगर रिजर्व में। रिवर तिस्ता, तिस्ता आपकी आती है सिक्किम के पास से, ओरिजिनली फ्रॉम सोलामो लेक एंड फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तिस्ता ठीक है, फास्ट फ्लोइंग रिवर है। महादेवी क्या है आपकी, गोवा के नियर बाय है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड इज सब्जेक्ट टू वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट विद
गोवा है, तो आपका पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा आपका गलत है क्योंकि तीस्ता आपकी कहीं ना कहीं सिक्किम से रिलेटेड करती है। हाँ, तो तीस्ता फ्लोज थ्रू योर सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, इट डज नॉट फ्लो थ्रू योर आसाम, क्योंकि आसाम आपका पीछे रह जाता है, सिक्किम के नीचे आपका लगता है कौन, वेस्ट बंगाल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका सिंगल पेरेंट काम करे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स लाइक फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, इट इज ए फॉर्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन एम्ब्रॉय डेवलप्स फ्रॉम एन एंटीफेरेक सेल कॉमनली सीन इन द स्पीशीज ऑफ बीज एंड लिजर्ड, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, इन दिस प्रोसेस ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक में, जैसे अमीबा वाला प्रोसेस होता है आपका स्पिंजर, तो तीनों आपके ठीक है। मिटियोसिस, मायोसिस, ठीक है, तो इसमें तुम्हारी इक्वल डॉटर सेल बनते हैं, इसमें अनइक्वल डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा देख लेना। मायोसिस, मियोसिस, ठीक है। सेल डिवीजन के बारे में कॉमन सेंस की बातें हैं, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने का वो नहीं है। With reference to the image formation by mirrors and lenses, consider the following statement. A convex mirror always forms a virtual erect and diminished image regardless of the object. गलत, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसका हम चेंज करेंगे उसके ऑब्जेक्ट की लोकेशन तो वो भी चेंज हो जाएगी। ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इरेक्ट, ऑलवेज नहीं बना सकता क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपकी चेंज होती रहेगी। When an object is placed at the focus of a concave mirror, the image formed is real, inverted and highly managed at infinity. A convex lens can form a real, ठीक है, तो इसमें तुम्हारा डी, आपके चारों ठीक है, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर आज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, तो स्टैटिक आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का एक बार स्टैटिक रिवाइज कर लेना, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, नहीं ये ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आपका कहीं ना कहीं होता है आपका वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड रहता है आपकी ये चीज, ठीक है। टाइम पीरियड कि यहाँ से पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ये चीज, ये आपका कितनी बार वेवलेंथ आपकी क्रॉस हुई है, ठीक है, तो इससे आराम से मैच कर लेना आंसर ये। तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मूव बाय पॉइंट ऑन वाइब्रेटिंग, कि कितना ये नीचे ऊपर जाएगा, ठीक है, वो आपका एम्पलीट्यूड। Which chemical compound is commonly used in a many dry chemical fire extinguisher, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बायोकार्बोनेट, ठीक है, तो सोडियम बायोकार्बोनेट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें यूज करते हैं, लेकिन वो किस टाइप के होते हैं आपकी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज करते हैं ना, तो वो भी क्या आपका रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए भी हम उसको यूज करते हैं। विद रेफरेंस टू द पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एल्कली ग्रुप है जो आपका, ग्रुप 1 इज हाईली रिएक्टिव सॉफ्ट मेटल्स दैट आर रेडी फॉर द स्टेबल एनाइंस, ठीक है, जो ग्रुप है, ग्रुप और पीरियड हम दो में बांटते हैं ना आपकी पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें पूछ रखा है जो एल्कली मेटल्स हैं, जैसे तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, ये वो सॉफ्ट है, ये सब। हेलोजन्स, द नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एट डायमोटिव आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोबल गैस आपकी 8 में, नोबल गैस का मतलब वो इनहेरेंट है, ज्यादा कनेक्शन आपस में करती नहीं है, तो कौन सा आपका करेक्ट है, सी और 3, क्योंकि जो आपके एल्कली मेटल्स है आर हाईली रिएक्टिव सॉफ्ट मेटल बट दे आर रेडली फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, नॉट एटम्स। नेगेटिव आयंस नहीं बनाते हैं, वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, क्योंकि वो लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आसान है, इसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे हम, फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। विद रेफरेंस टू द फिजिकल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स that increases linearly with the applied external force until the object starts. Yes,
स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है कि जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़े रखे, ठीक है, जो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़े रखे और उसको मूव होने से रोके, उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब वो फ्रिक्शन है कि जो जब बॉडी रोल करना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो रोल करना स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बोलेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज जनरली ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये गलत है क्योंकि तीन कंडीशन आती है आपकी, स्टैटिक, स्टैटिक के बाद आपका आ जाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर आपका आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये सबसे ज्यादा होता है, ये उससे कम, ये उस सबसे कम। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। पेप्सिन, पेप्सिन जो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक, तो ये कहां पे आपका रिलीज होता है पेप्सिन? आपका स्टमक में। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेटेड इन द स्टमक डीनेचर्स प्रोटीन्स मेकिंग देम मोर ससेप्टिबल। ठीक है, दोनों आपके ठीक है, क्योंकि पेप्सिन आपका जो एंजाइम्स है वो आपका पेट में होता है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एनवायरनमेंट में वो उसको और ज्यादा एंजाइम को ब्रेक डाउन करके फेवर करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। 15 के बारे में बात कर लेते हैं, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है एक जगह से। कंडक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स वेयर इट इज, ठीक है। अब तीन टाइप के रहेंगे तुम्हारे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। कंडक्शन में तो जो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होगी, कन्वेक्शन में इस टाइप से आपकी हीट ट्रांसफर होती है सेल्स के थ्रू, और एडवेक्शन में आपकी हॉरिजॉन्टल में डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, तो बस मैंने तुम्हें ये बता दिया है, इससे अपना आइडिया लगा लेना सर। ये आसान है, बस एक बार आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बाकी ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, बैटल ऑफ करनाल 1739, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। ठीक है, तो कौन सी बैटल ये आपकी लड़ी गई? पानीपत के पास में, फोर्ट इन और नियर बाय, तीनों पानीपत के पास में लड़ी गई, चौथी तो करनाल में लड़ी गई ना। भाई ये भी क्या क्वेश्चन है। लोहागढ़ फोर्ट कहाँ पे है आपका? अस्सीगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? माधोगढ़ फोर्ट कहाँ पे, और जींद फोर्ट आपका कहाँ पे है? तो लोहागढ़ फोर्ट आपका कहीं ना कहीं कहाँ है? माधोगढ़ फोर्ट आपका है मेरे ख्याल से महेंद्रगढ़ में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इनको। लोहागढ़ फोर्ट आपका है बिलासपुर, यमुनानगर में। अस्सीगढ़ फोर्ट आपका कहाँ पे? हांसी में। अस्सीगढ़, अस्सीगढ़ तो कहीं ना कहीं ये वो जो था ना तुम्हारा, जो अंग्रेज अफसर था, उसका बनाया हुआ था अस्सीगढ़ फोर्ट। माधोगढ़ फोर्ट आपका कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। तो बस हमें एक पकड़ लेना था, अगर एक भी पकड़ लेते तो तुम्हारा काम चलता। जींद फोर्ट तो ऑब्वियसली कॉमन है, जींद में ही होगा। लूर डांस, लूर डांस मोस्टली करती हैं सेल्वी मैसली, कहाँ पे गया मैरी स्पेसिफिकली, तो कोरिया, कोरिया डांस तो जब ग्रूम को लेके आते हैं। धमाल मोस्टली करते हैं मैन, फेस्टिवल के सेलिब्रेशन पे। गूगा डांस, गूगा डांस भी फेस्टिवल पे। और लूर डांस आपका करते हैं फाल्गुन के मंथ में। मेरा पानी मेरी विरासत, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, भावंतर भरपाई योजना, इनका ईयर देख लेना। ठीक है, मेरा पानी मेरी मेरी विरासत थी 2020 में, सक्षम युवा योजना थी आपकी 2016 में, मुख्यमंत्री परिवार पहचान पत्र 2019 में स्टार्ट किया था, और भावंतर भरपाई योजना आपका 2017 में। शेख चिली किसने बनवाया? टॉम शाहजहां ने। नहीं। काबुली बाग मस्जिद यस बाबर ने। फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स फिरोज शाह तुगलक ने। टॉप ऑफ गयासुद्दीन बलबन, बलबन ने। तो इनमें से कौन से ठीक है? और चारों ठीक है। वैसे जो ये है ना टॉम्ब ऑफ शेख चिली, ये शाहजहां के लड़के उसने दारा ने बनाया था, दारा शेखो ने। ठीक है, उनके रेन में बनवाया गया था, उनके जब उस टाइम पे, टाइम पीरियड पे, ना कि उन्होंने बनवाया। हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में देख लेते हैं। आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। चीफ मिनिस्टर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना फॉर प्रोवाइडिंग फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेडिसिन। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी जिनकी फैमिली की इनकम 180 से कम है। और मेरा पानी मेरी विरासत, अनकेज
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो इसमें से 3 ठीक है तुम्हारी, चौथी को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में कुछ क्या ही पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत का क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी है, जो क्रॉप्स का आपका पानी कम यूज करे। भूमिया खेड़ा क्या है? भूमिया खेड़ा मतलब जब हम जो भी हमारे वो है ना, जिनको बोलते हैं हमारे दादा परदादा जिनकी डेथ हो गई है, और जो भी जिसने गांव बसाया होगा पहले, तो उनको बोलते हैं भूमिया खेड़ा। ठीक है, तो वर्शिप रिलेटेड टू एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स एंड फैमिली लाइनेज, तो उसको बोलेंगे भूमिया खेड़ा। कहां पे गया? जो गार्डियन डायटी ऑफ द विलेज लैंड। ठीक है, तो प्रोटेक्शन गार्डियन डायटी ऑफ का विलेज लैंड प्रोटेक्ट। ठीक है, तो आपकी जो भूमि 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 जो आपकी जहाँ पे आप रहते हो वहां का जिसने बसाई होगी किसी पहले के टाइम पे, तो उसके पूछते हैं, उसको बोलते हैं भूमिया खेड़ा। वो बोलते हैं ना भाई खेड़ा खेड़ा बाबा की जय या खेड़ा ग्राम की जय, तो उसका मतलब यही है। विद रेफरेंस टू द घग्गर रिवर सिस्टम हरियाणा कंसीडर, तो इसकी कौन सी है तुम्हारी ट्रिब्यूटरी? मारकंडा, टांगरी, चौथांग, यमुना। ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें ना, तो इसकी 3 ट्रिब्यूटरी है तुम्हारी। कौन सी? तुम्हारी घग्गर, और तुम्हारी मारकंडा, और तुम्हारी टांगड़ी भी होगी इसमें। ठीक है, कहाँ पे गई? चौथांग रिवर। ठीक है, तो गंगा तुम्हारी, यमुना जो है इसकी घग्गर की, वो नहीं है। तोमर डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। तोमर एस्टेब्लिश देयर कैपिटल दिल्ली, दिलगा एंड कंट्रोल। ठीक है, दे वर इनिशियली फ्यूडेटरीज ऑफ द, यस, गुजरा प्रतिहारा के बाद ही तोमर्स आए हैं। तोमर रूल इन हरियाणा वाज इवेंचुअली सप्लांटेड बाय द चौहान्स ऑफ, यस, तो तुम्हारे वो था ना जहां से पृथ्वीराज चौहान था। अंगपाल तोमर इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। तो तुम्हारी इसमें चारों ठीक है, चारों ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का एक बार स्टेटस देख लेते हैं, क्या है स्टेटस? इंडिया हैज सरपास, सॉरी एक 1 सेकेंड, तो इंडिया हैज सरपास इस टारगेट बाय अचीविंग ओवर 300 गीगावाट ऑफ टोटल नो, नहीं अभी हम पूछे कितना, अबाउट 231 समथिंग तक। सोलर एनर्जी रिमेन्स, हाँ ये ठीक है। इंडियन करंटली रैंक सेकंड ग्लोबली, नहीं अभी भी हम चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, तो तुम्हारा पहला गलत हो जाएगा, तो आंसर बी, बस बी हमारा ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट तुम्हारी गलत है। हुरुन ग्लोबल रीच लिस्ट 2026, इंडिया एडेड ओवर 50 न्यू बिलियनियर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 से। मुंबई हैज रिटेन इट्स पोजीशन एज द बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। नहीं, मुंबई ने अपना लॉस कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट शायद गलत है, तो हम इसको हटा देंगे। 2 को हटाओ, 2 को हटाओ, 2 को हटाओ, तो बताओ आंसर निकल गया ना। बस मैंने एक चीज पकड़ ली, मेरे को नहीं पता 50 न्यू बिलियनियर इसने ऐड किए नहीं किए, लेकिन मेरे को एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि मुंबई नहीं है। ठीक है, तो ऐड इसने 57 न्यू बिलियनियर्स हमने ऐड करे हैं। वाइल मुंबई इंडिया की टॉप है, लेकिन एशिया की बन गई है शेंजन जो चाइना वाली है। ठीक है, एवरेज वेल्थ ऑफ इंडियन बिलियनर्स नाउ एक्सीड द एवरेज इन चाइना। अगर एवरेज चाइना के बारे में बात करें तो हम उनसे ज्यादा हो गए। हरियाणा के स्टेट जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, टारगेट फॉर 2026 एक 1 लाख करोड़, 1 लाख एकड़ एरिया अंडर द नेचुरल फार्मिंग, नॉट 5 लाख। तो हमारा टारगेट कितना है नेचुरल फार्मिंग का? 1 लाख। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी ठीक है। द स्टेट एज द टारगेट, क्योंकि ये 2022 का क्वेश्चन है, कहीं वैसे भी 2.7% हम अपनी पे चल ही रहे हैं, और ग्रोथ रेट हमारी कितनी है? 11%। ठीक है, मैच करना है इसमें कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉप 31 की सबमिट कहाँ होगी आपकी? 4th ब्लू इकोनॉमी विजन विजिट आपकी कहाँ हुई है?
तो कोप 30 आपकी कहीं ना कहीं हुई है, ये 30 आपकी बेलेम ब्राजील में हुई है, और आपकी रायसीना डायलॉग तो दिल्ली में होगा ही, फिनलैंड उसके चीफ गेस्ट रहेंगे। ठीक है, यूएस होस्ट द G20 इन 2026 में यूएस होस्ट करेगा G20 को। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द सेंसस 2071 विल बी द फर्स्ट एवर, यस पहला डिजिटल सेंसस होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इन्वेंटेड पोर्टल विल, हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन ये इसका रीजन ठीक नहीं है, क्योंकि डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत ना, फिजिकल वेरिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। वाइल सिटीजन कैन सेल्फ इन्यूमरेट, फिजिकल न्यूमरेटर्स को तो वहां जाना ही पड़ेगा, तभी तुम देखोगे ना टीचर्स टीचर्स बहुत सारे जाने अभी से उनको काम पे लगा देंगे। इनकरेक्टली मैच पेयर देखना है। करंट अफेयर का है, कोइंदर गुप्ता लक्षद्वीप के बना दिए गए हैं। ठीक है, तो बस ना उसके, सॉरी लद्दाख के, तो यहीं से हटा देना, बस एक क्वेश्चन गलत। कोइंदर गुप्ता वाज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश नॉट बिहार, बस हाँ हिमाचल प्रदेश का रिसेंट किस कपल है, तो इतना मेरे ख्याल से UHCS नहीं पूछता इतना करंट अफेयर। विजय हजारे ट्रॉफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हरियाणा ने फिनिश किया है कौन से नंबर पे, 3rd पोजीशन इन एलीट ग्रुप टी। ठीक है, विकसित भारत 2027 विजन एंड MSME रिफॉर्म्स इन 2025 कंसीडर द फॉलोइंग। MSME क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड वाज रिवाइज्ड इफेक्टिव टू एनेबल, ठीक है रिवाइज किया हमने रिसेंट में। MSME कंट्रीब्यूट एक्सपोर्टली 45% ऑफ द इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, 30-40% के समथिंग करती है। ठीक है, तो आंसर इसका दोनों ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली बोला है इसने, तो 40-45 के समथिंग 30% GDP में कंट्रीब्यूशन करती है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट आई है, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द इलास्टिसिटी, तो इसका आंसर ठीक है। डेमोग्राफिक बर्डन रिस्क वेट 40% ऑफ द ग्रेजुएट रिमेन्स अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम ऑब्वियसली वही है। द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव ऑफ 7,000, 7,000 का करती है, 8,000 का करती है, 7,000 का करती है स्टार्टिंग में। In 2026, the scheme has been expanded to include all 22 districts of regardless of groundwater levels. एक्सट्रीम सिचुएशन है सेकंड वाली, तो इसको नोट द एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में नहीं है। रॉन्ग सेंटेंस देखना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द स्कीम कंप्लीटेड 11 ईयर्स, तो कब आपके लागू हुई थी, 2015 में, 2014 में। इट प्रोवाइड्स लोन अप टू 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन, नहीं अब तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, 10+ तरुण प्लस में आ गए हैं। ओवर 60% ऑफ टोटल बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम आर वुमेन। द तरुण कैटेगरी ऑफ द लोन कवर्स, नहीं तरुण प्लस है, और वो भी 2 से 25 नहीं 10 से 20 करता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो डी आपका गलत है। तरुण कैटेगरी कवर्स लोन्स फ्रॉम द 5 लाख से 10 लाख एंड लोन्स अबव द स्कीम इंडिया मुद्रा स्कीम। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगी, इंस्टॉल रूफटॉप 1 करोड़। ठीक है, बी वाला आपका आंसर ठीक है। शाही लीची, थुलमा ब्लैंकेट, मंजूसाट, रेवाड़ी की जूती। ठीक है, ये तो आराम से मैच कर ही लोगे तुम आराम से, हरियाणा पकड़ लो ना, लीची बिहार पकड़ लेना बस। कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द लोक सभा reconstituted in March 2026. It consists of 12 members nominated by the speaker. 12 मेंबर्स होते हैं, नहीं कमेटी ऑन प्रिविलेजेस में तो आपके ऑलमोस्ट 31 मेंबर होते हैं। ठीक है, रविशंकर प्रसाद वाज अपॉइंटेड, पता नहीं। इट फंक्शन एज प्योरली एडवाइजरी एंड कैन नॉट समन इंडिविजुअल, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो तीसरे को हटा सकते हैं, तो पहला आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो रिसेंट में कमेटी बनाई है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस पे काम करती है। फिर आपका आ जाए फुसीरो डिक्लेरेशन विच वाज इन द न्यूज इन अर्ली 2026 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स रिलेटेड टू रामसर। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 4 पोलार टेस्ट 4 का डिस्कशन। हमने इसको क्विकली किया है क्योंकि अभी टाइम कम है ना, आपके पास इतना टाइम है
कि आप 4 घंटे बैठ के एक एक्सप्लेनेशन को देख सको। बस इसमें जो की पॉइंट है उनको थोड़ा सा याद रख लेना, कुछ चीजें जो ट्रिक के थ्रू अपना याद रख लेना। बाकी अपना जो तुम्हें काम करना है वो ये देखना है कि मैं किसी क्वेश्चन को गलत क्यों किया और क्यों मैंने उसको ठीक किया। मेरे पास कंटेंट की कमी थी, इसकी वजह से गलत हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने स्टेटमेंट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट पढ़ लिया, इस टाइप से अगर प्रॉब्लम आई है तो फिर तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि तुम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, 2 बार तो पढ़ना ही है ध्यान से, उसी टाइम उसको सर्कल कर लो क्या है उसकी एग्जैक्ट डिमांड। अगर इस टाइप से करोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन तुम्हारे आराम से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे एंड गुड नाइट, थैंक यू।